नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और इस ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। पटाखा फैक्ट्री में लगातार हो रहे ब्लास्ट में दमकल की 25 गाड़ियां फिलहाल मौजूद हैं, जो अब आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कई घरों में भी आग लग गई है। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बना है। सेना की इसमें मदद अब ली जाएगी, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। हरदा में 20 एम्बुलेंस अभी मौजूद हैं। आपको बता दें 50 और एम्बुलेंस भेजी गई है। कई जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात भी कही जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच समिति भी इस पूरे मामले को लेकर बना दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के हरदा में ये बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। पटाखा फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हो गया। धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आओगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको नजर आ रही होंगी। और ये देखिए, बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे उसमें से 11 लोगों की मौत की खबर है। पटाखा फैक्ट्री में लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट होते चले गए। हालांकि दमकल की टीम वहां पर मौजूद है। 25 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद है। कई घरों में भी, यानी आसपास के जो घर हैं उसमें भी आग लगने की खबर मिल रही है। हरदा से भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना की भी मदद ली जाएगी। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। और शिक्षक बहाली फेज 3 को लेकर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। परीक्षा होने वाली है। वहीं 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। बता दें कि मार्च में फेज 3 प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा होगी। वहीं शिक्षक बहाली फेज 3 की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि फेज 4 की परीक्षा जो है वो अगस्त में होगी। यानी आगे फेज 3 के बाद फेज 4 की परीक्षा होनी है, जो अगस्त में ली जाएगी। बता दें बीपीएससी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। दरअसल सबसे पहले न्यूज 18 ने ही आपको ये खबर बताई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि फेज 3 की परीक्षा जल्दी ली जाएगी। बीपीएससी के अनुसार ये परीक्षा शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर दोनों के लिए होगी। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का प्रावधान नहीं रखेंगे। उन्होंने पहले आगामी जो टीआरई का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में टीआरई होगा, लेकिन वो टीआरई 4 होगा। और आप टीआरई 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री टीआरई समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री टीआरई आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो टीआरई 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहाली का बड़ा पिटारा खुल गया है और बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 की घोषणा कर चुकी है। फेज 3 में प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकलेगी, जिसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और टीआरई 3 परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। यानी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह घोषणा की है। कह सकते हैं कि जाते जाते ये एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद क्या लग रहा है सर, टीआरई 3 की आपने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे कार्यकाल में हम खुद इसी घोषणा कर पाएंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था इसके बारे में, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारी तैयारी तो बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। हमारा यहाँ पर आयोग में टीम बन चुका है, सॉफ्टवेयर बन चुका है और सब लोग ट्रेंड हो चुके हैं। अब हम लोग कोई भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। इसलिए टीआरई 3 हो, टीआरई 4 हो, 5 हो जी, या और भी कोई परीक्षा हो। आज भी हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का स्पेशलिस्ट का, और जैसे जैसे इंटरव्यू खत्म होते जाएगा हम उसका भी परीक्षाफल घोषित करके ही जाएंगे। से डोमिसाइल को लेकर पिछले बार भी सवाल उठा था, इस बार क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो रहा है, ये जानकारी ली गई? देखिए, कोई भी नीतिगत निर्णय जो है वो सरकार लेगी। हमारे पास अभी इसके लागू करने की कोई सूचना नहीं है। अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए क्या कहेंगे, चूंकि एस्टेट की बात होगी या बाकी जो डीएलएड है, सभी लोग इंतजार में हैं? देखिए, हमें इसके बारे में अभी विभाग से कोई निर्देश नहीं है, तो हम तो अपने पुरानी परिपाटी के रूप से ही करेंगे कि आवेदन की अंतिम तिथि तक उस जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी आवेदक होंगे, उनको योग्य होना होगा। उसके हिसाब से 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किया जाएगा और 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा होगी। बिल्कुल, पिछले बार भी एक रिकॉर्ड आपने बनाया था रिजल्ट असमय जारी करके, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 1 सप्ताह 10 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद, इस बार क्या रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर? हाँ, लगता तो है, हम लोग कर सकते हैं। होली है। देखिए, कोई भी चीज जो होता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क की जरूरत होती है जी, और वो हम लोगों ने कर रखा है। का लेवल क्या होगा? चूंकि आपने कट ऑफ की बात की तो आपने कहा कि अभ्यर्थी जो होते हैं कट ऑफ खुद उन पर निर्भर करता है कि कितना जाएगा। इस बार क्या कहेंगे, क्या अंदाजा है आपका कि अभ्यर्थियों की संख्या, कट ऑफ या फिर क्वेश्चन का लेवल? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं उसके बारे में, क्योंकि कट ऑफ, बेशक कट ऑफ जो है वो अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर और हमारे क्वेश्चन के जो स्तर है उस पर निर्भर करेगा। क्या में वैकेंसी आ रही है? नहीं, अभी हमें इसकी सूचना नहीं है। जब उसकी सूचना आएगी तो मैं निश्चित तौर पर उसको ही बताऊंगा। न्यूज 18 की तरफ से 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए सर। 50,000 से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 70,000, 70,000 से लेकर 80,000, 80,000 से लेकर 1 लाख। इसमें से नन ऑफ दीज तो नहीं है सर? मैं इसमें यह कहूंगा है कि मोर देन 0, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। चलिए एक और सवाल सर, चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये एक बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या नहीं है। मेरे ऑप्शन के आसपास है। आपका ऑप्शन तो बहुत विस्तृत है और उसमें तो कहीं ना कहीं तो वो फिट करेगा ही। और इन्होंने दावे के साथ कहा है कि आत्मसंतुष्टि मिले ना मिले, क्योंकि मैं कई पद पर रहा हूं, बावजूद ये उम्मीद जरूर है कि जितनी बहाली किया हूं ऐसे में वो मील का पत्थर ही साबित होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के बाद अब बात कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की करते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 14 एजेंडे पर मुहर लगी, जिसमें छात्रों, अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही गांवों की सरकार को दुरुस्त करने के लिए भी 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 14 एजेंडों पर स्वीकृति प्राप्त है। 14 एजेंडा। सबसे बड़ी योजना जो स्वीकृत हुई है वह है पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए। राज्य में 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 1082 और सामान्य क्षेत्र में 1083। तो आपके 2165 पंचायत सरकार भवन निर्माण किए जाएंगे। इसमें 6010 करोड़ 10,48,000 रुपए 6,010 करोड़ का इस पर व्यय होगा। 6000।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में जो बैठक आयोजित हुई है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि बिहार सरकार ने नए 2165 पंचायत भवन बनाने का फैसला लिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1083 और सामान्य क्षेत्रों में 1082 पंचायत भवन बनेंगे और इस पर कुल 10,38,000 से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बिहार सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप डी के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। 3,46,777 आवेदनकर्ता को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों को 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्नशिप पर यह राशि दी जाएगी। बीटेक के 7वें सेमेस्टर के इंटर्नशिप करने पर यह राशि मिलेगी। बिहार सरकार इसके लिए नई पॉलिसी ला रही है। इसके अलावा NIT पटना में इंक्यूबेशन सेंटर भवन बनेगा। B+G+4 स्टोरी बिल्डिंग बनेगा। कुल 47.76 करोड़ रुपये इसके लिए खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए स्वीकृति दी गई है। पशुपालक को वेटनरी डॉक्टर उनके घर तक पहुंचकर जनता जो जानवर है उनका स्वास्थ्य जो है वो देखेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर कुल 64 करोड़ रुपये और के करीब खर्च जो है वो आएगा। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं उस पर नीतीश कैबिनेट ने आज अपनी स्वीकृति दी है और कैबिनेट सचिवालय में इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय जो कैबिनेट सचिवालय है उसके अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने दी। कैबिनेट का यही जो एजेंडा है, इसमें 14 महत्वपूर्ण एजेंडे जो थे उन पर सरकार ने आज अपनी सहमति जताई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे तो इसे अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, पर खबर है कि नीतीश कुमार इस मुलाकात के दौरान बिहार को विशेष राज्य के दर्जे या फिर विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। सीएम और पीएम की मुलाकात को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भी काफी उत्साहित हैं। इस मुलाकात पर उनसे बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खासकर तब जब अब चुनावी साल है और इसके पहले जेडीयू ने कई मांगे रखी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, नया गठबंधन बना है और लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी साथ में काम कर रहे हैं देश में, इसलिए यह स्वाभाविक है बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बैठक होगी। तो इस मुलाकात में चर्चा ये भी है कि बिहार को कई मांगे लेकर बिहार की तरफ से जा सकते हैं मुख्यमंत्री, और अब चूंकि आप लोग सत्ता में भी आ गए हैं, इसके पहले भी मांग तो लगातार प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में लगभग 75% से अधिक बजट में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मदद कर रही है, बिहार के विकास के लिए बहुत आगे काम किया जा रहा है। आज क्या परिस्थिति है, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी इतनी अधिक राशि सभी राज्यों को दे रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो जरूर प्रधानमंत्री जी विचार करें। क्योंकि सर आप एक आखिरी सवाल है कि आप बिहार के वित्त मंत्री भी हैं और बिहार एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, आपके सामने एक बड़ी चुनौती होगी बिहार को आगे बढ़ाने की, तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ विशेष बिहार को अब मिलना चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी नेता से ज्यादा आप डिप्टी सीएम बिहार के हो गए और वित्त मंत्री भी? नहीं, एकदम बिहार के विकास में न्नीतीश कुमार जी के साथ जो अधूरे सपने उसको पूरा किया जाएगा। तो ये था मतलब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं जेडीयू नेता मदन सहनी भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बिहार में गरीबी को दूर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। हम लोग समझते हैं कि जातीय गणना का जो यह परिणाम आया है, यह गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा और हम लोग इसकी सराहना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार को आगे ले जाने का काम करते हैं और आगे ले जाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है, जाली नोट बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में जाली नोट बरामद किए गए हैं। भारत और नेपाल की फेक करेंसी जब्त की गई है। 18 लाख के भारतीय जाली नोट मिले हैं, तो वहीं करीब 8,60,000 के नेपाली जाली नोट बरामद किए गए। जाली नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
पुपरी के कई जगहों पर कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें भारी मात्रा में जाली नोट बरामद किए गए हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। और बिहार में 28 जनवरी को जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। लेकिन इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। तेजस्वी यादव का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। बहुमत के लिए 122 के आंकड़े से 6 अधिक नीतीश कुमार के पास है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव आखिर किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसे खेला होगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। बिहार में आखिर टूट की चर्चा क्यों हो रही है। और ऐसी बात आखिर क्यों हो रही है, ये अगर हम आपको समझाएं, क्योंकि अगर दोनों ही पक्षों की स्थिति अगर अभी फिलहाल बिहार में देखी जाए, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं और तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए, जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, वही दूसरी स्थिति है कि बीजेपी के पास जो है वो 78 एमएलए हैं और अगर तोड़ना होगा तो उसके 3/3 जो है वो तोड़ना है। और इसके साथ ही चौथी स्थिति है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती रही है। बीजेपी जहां हार भी जाती है वहां भी वो जीत जाती है। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर टूट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उसके साथ ही देखिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, विधायकों की संख्या एक एक पार्टी के पास, और अगर उन्हें तोड़ना हो तो कितनी संख्या होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति यह भी है कि किसी भी पार्टी में अगर टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति यह है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। तो पांचवी स्थिति यह है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है और इसलिए हैदराबाद में सभी विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप ताकत देखें तो उसमें भी एनडीए की स्थिति जो है वो मजबूत नजर आ रही है। और अब देखिए एनडीए की ताकत आपको बताते हैं। तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं और इसके साथ ही अगर हम आगे जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू के पास अभी 45 एमएलए हैं। साथ ही साथ इस एनडीए गठबंधन में हम भी है। तो हम की अगर हम बात करें तो 4 हम के जो विधायक हैं यहां पर हैं और ऐसे में 128 टोटल होता है। एक निर्दलीय का भी सपोर्ट मिला हुआ है एनडीए को। टोटल आंकड़ा जो है 128 का है एनडीए के पास और बहुमत का आंकड़ा चाहिए 122, यानी उससे 6 ज्यादा हैं इनके पास। और अगर हम महागठबंधन की ताकत की बात कर लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि खेला होगा, तो आरजेडी के पास अभी 79 एमएलए हैं। सबसे ज्यादा पार्टियों में अगर देखें तो उनके पास है। कांग्रेस के पास 19 एमएलए हैं और इसके साथ ही इनके साथ लेफ्ट पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं। तो लेफ्ट जो है उनके पास 16 विधायक अभी हैं। तो ऐसे में इनका जो आंकड़ा है वो 114 का होता है और 122 जादुई आंकड़ा है जहां तक पहुंचना है। तो ऐसे में अगर देखें तो महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला होगा। तो ऐसे में खेला कैसे होगा, सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े अगर हम देखें तो वो अलग है। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। कांग्रेस विधायक टूट को लेकर सचेत हो गए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक टूट को लेकर सचेत हो गए हैं। 2 और विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सिद्धार्थ और अबिदुर रहमान भी अब हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 2 विधायक हैदराबाद से बाहर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शकील अहमद और विजय शंकर दुबे
हैदराबाद से बाहर गए, यानी जो टोटल 19 विधायक कांग्रेस के हैं उनमें से 16 विधायक हैदराबाद में थे और अब ये खबर मिल रही है कि 2 और विधायक भी हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी कांग्रेस जो है वो टूट को लेकर काफी सचेत हो चुकी है, इसलिए 2 और विधायकों को हैदराबाद भेज दिया जा चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।